बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का तबल जो है वो बज चुका है और उसके लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तैयारियां कर रही हैं। पिछला मेरा व्लॉग जरूर सुनिएगा, उसमें मैंने एक नई जमात और मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो अगला सियासी मंजरनामा, सियासी नक्शा जो तैयार किया जा रहा है, सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है, उसके खद्दखाल मैंने थोड़े से बताए थे, वो जरूर सुन लीजिएगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि अब होने क्या जा रहा है और कितने दिनों में होगा, कितने अरसे में होगा। लेकिन उससे पहले एक दो बातें आपसे शेयर करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने एक इंटरव्यू दिया और इंसाफ डिजिटल, जुनैद सलीम साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, उनका एक डिजिटल टीवी चैनल है। तो ऑफ द रिकॉर्ड जो एंकर ने एक बात की, उन्होंने एक छोटी सी बात की, तो उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, हम ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं पूछ सकते, लेकिन मसला ये है कि एक बड़ा परसेप्शन है और वो परसेप्शन ये है कि आजकल आप यानी कि मैं जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी इमेज बिल्डिंग कर रहा हूं मैं, और आपकी जो टोन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। जो बाजवा साहब के बारे में आपकी टोन थी वो अब वो नहीं है जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में है। ऑफ द रिकॉर्ड गपशप लगाई जा रही थी, तो कहते हैं कि आपके आजकल हम जो गुफ्तगू डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनते हैं और अदरवाइज भी, तो आप जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूदा आर्मी चीफ को इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो जबकि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, उन्होंने पंजाब की बताया कि पंजाब में तो ऐसी चीजें हैं कि पंजाब में तो बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट बड़ा इफेक्टिवली रोल प्ले कर रही है। ये जो अदम एतमाद और तहरीक अदम एतमाद और चौधरी परवेज इलाही साहब का और ये सारा मामला चल रहा है, तो इस पे तो मैंने एक बात उस वक्त तो उनको इतनी डिटेल के साथ बात बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड भी ये बातें आनी चाहिए और उसकी रीजन मैं बड़ा टू दी पॉइंट। नंबर वन ये कि बाजवा साहब के साथ कंपेयर किया जाएगा जनरल आसिम मुनीर साहब को, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जनरल बाजवा साहब को मैं हमारा तारुफ हुआ जब वो आर्मी चीफ बन गए थे और बनने के 1 साल के बाद हमारा उनसे तारुफ हुआ था। उसके बाद बहुत अच्छा तारुफ रहा और उनके साथ और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ठीक तकरीबन अगस्त 2021 तक जो उनकी चीजें जो थी वो बड़ी क्लियर थे, लेकिन अगस्त 2021 के बाद उन्होंने अपना सारे का सारा मंशूर, सारे का सारा अपने अहदाफ वो तब्दील करने शुरू कर दिए थे और उनके जितने भी इक़दाम और उनकी गुफ्तगू में जो चीजें सामने आना शुरू हुई, तो वो सारे का सारा ऐसा लग रहा था कि वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं। ये अगस्त 2021 की बात कर रहा हूँ और उसके बाद फिर सिलसिला आगे से आगे बढ़ता गया इसलिए, और उसकी कुछ चीजें मौजूद थी कि जिन चीजों को वो गलत कहते रहे और बिल्कुल हमें बताते रहे, उन चीजों से बिल्कुल उन्होंने यू टर्न लिया और एक एक अपने किए हुए की नफी करते गए। एक बात तो यह, जनरल आसिम मुनीर साहब को हम बहुत जानते हैं, इनको आर्मी चीफ बनने से पहले जानते हैं। ये जब मेजर जनरल थे, DGMI थे, उस वक्त से हमारा इंटरेक्शन है, फिर ये DGISI, फिर भी इंटरेक्शन रहा और अदरवाइज भी। तो इनके साथ हमारा, मेरा यानी कि मेरा भी और कुछ मेरे अपने दोस्तों का भी, हमारे कुलीग जर्नलिस्ट हैं उनका भी, इवन मरहूम शहीद अर्शद शरीफ उनका भी, तो बहुत अच्छा इनसे रहा ताल्लुक। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें अंदाजा है कि बाजवा साहब की पर्सनैलिटी और आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ मौजूदा, इनको आर्मी चीफ बनाने में बाजवा साहब की कोई दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थे, ये उस तरीके से दौड़ में शामिल नहीं थे। और आसिम मुनीर तो कहीं, क्योंकि इनके बारे में तो ये था और है भी कि इन्होंने तो 2 दिन पहले रिटायर हो जाना है, लिहाजा इनका तो आप नाम ही रखते हैं, क्योंकि सीनियरिटी तो शुरू ही साहिर शमशाद मिर्जा साहब से हो रही थी। नंबर 1 वो थे, नंबर 2 पे उसके बाद अजहर अब्बास थे, फिर 3 पे जनरल नोमान थे, 4 पे जनरल फैज हमीद थे, 5 पे जनरल आमिर थे। यहाँ से सीनियरिटी शुरू होती थी। तो लेकिन हुआ ये कि उसके बाद आसिम मुनीर साहब का नाम आना शुरू हो गया और उस पे फिर रेजिस्टेंस हो गई, क्योंकि
जो फवाद चौधरी साहब ने वो बात की है वो उससे मैं रिलेट करता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत का तख्ता जो उल्टा गया वो उल्टा है बाजवा साहब और उसके कुछ जर्नैल भी शामिल थे। बाजवा साहब और कुछ जर्नैल शामिल थे। फवाद चौधरी साहब ने ये बीबीसी को इंटरव्यू दिया और वो भी अब एग्रेसिवली आ रहे हैं और तहरीक आदम एतमाद में उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला फौज से था, फौज से मुराद है। बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो ये चीज थी। तो कौन से, अच्छा वो कौन लोग थे, क्योंकि आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन शामिल था, बाजवा साहब के बाद कौन कौन शामिल था, क्योंकि साहिर शमशाद मिर्जा साहब का इनका तो पहले दिन से ही आ रहा था कि ये इनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही रखा जाएगा, इन पे तो कोई नहीं था। उसके बाद फिर एक दफा दरमियान में आया कि जनरल नोमान को या तो ले लिया जाए या फिर आमिर को ले लिया जाए, जो आखिरी नंबर पे थे, या आमिर को ले लें ये चेयरमैन और आर्मी चीफ के तौर पे ले लें या आसिम मुनीर साहब को। तो जरदारी साहब ने मुलाकात भी की थी। जरदारी साहब चाहते थे जनरल आमिर को आर्मी चीफ बनवाना, वो खुद भी कह चुके हैं और वो शहबाज शरीफ साहब से मिले भी थे और वो उन्होंने बहुत अच्छा फार्मूला पेश किया था। वो इसलिए पेश किया था कि जनरल आमिर को अगर आर्मी चीफ बना देते हैं तो ऊपर वाले सारे जो हैं वो घर चले जाएंगे, क्योंकि वो सीनियर जो हैं वो फिर नहीं रहते। उसमें जनरल आसिम मुनीर भी रिटायर हो जाएंगे, जनरल फैज भी, जनरल नुमान भी, जनरल अजहर अब्बास भी, ये सारे के सारे कबल वक्त रिटायर हो जाएंगे। जनरल आमिर को बता दें। नवाज शरीफ साहब जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज वो क्यों ऐसा करेंगी। नवाज शरीफ साहब ने एक ही असूल रखा बजाय इसके के चला जाए। उन्होंने इस दफा कहा कि जिस सीनियरिटी को आप रखते हैं नंबर 1 नंबर 2 को, वो उन्होंने उसी पे वो कायम रहे और यही असूल इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया कि इस पे करते हैं। इस दौरान बहुत कुछ होता रहा, उसको हम रखते हैं बाद में, साइड पे रखते हैं। तो जो आसिम है वो आर्मी चीफ, इनका नाम कहीं नहीं था, कोई नहीं बनाना चाहता। इसलिए जैसे ही जनरल आसिम आर्मी चीफ बने तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि जो जूनियर हैं वो अपनी कबल वक्त रिटायरमेंट ले लें, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जनरल आसिम बन गए और उसके बाद जनरल साहिर शमशाद में चेयरमैन बन गए। अब उसके बाद जनरल अजहर अब्बास भी जूनियर थे और जनरल फैज हमीद भी जूनियर थे, तो इनको तो कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने कंटिन्यू नहीं किया। और फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसे ही ये इत्तला आई कि जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ जनरल आसिम मुनीर का और इवन समरी जब चली गई कि समरी आ गई और पता चल गया, तो उसी दिन जनरल फैज हमीद भी और जनरल अजहर अब्बास भी दोनों ही उन्होंने अपने आप को कह लें कि यूनिफॉर्म उतार दी और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो इसलिए हालांकि ये एक हैरानकुन बात थी कि उनको किसी ने नहीं कहा था, तो इसलिए कि शायद इसलिए कि वो इस दौड़ में शामिल थे और जनरल बाजवा साहब के साथ ये शामिल थे, इसलिए वो फिर निकल गए ताकि मजीद आगे किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ा जाए। और आसिम मुनीर हालांकि उनके सीनियर जर्नैल थे, उनसे सबसे सीनियर थे, बहरहाल ये हुआ है। तो इसलिए अब आसिम मुनीर साहब से हमारा एक रहा इंटरेक्शन, उसी की बुनियाद पे हम ये कहते भी हैं। और साथ ये है कि बाजवा साहब की वजह से तो अफवाज पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की आवाम को एक साइड पर रखते हैं आप पॉलिटिकल के, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी को साइड पर रख दें, क्योंकि बाजवा साहब के फैसलों की वजह से जो कुछ उन्होंने किया ड्राइंग रूम में बैठ के, उनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन सियासी बहरान को भी आप एक साइड पे रख दें, मुआशी बहरान का, मईशत का सत्यानाश हो चुका है, सिक्योरिटी, ये ऐसी चीजें हैं जो कि उनके खाते में डल रही हैं कि जनाब आप ये सारा कुछ लेके आए हैं, इतना बड़ा पलंदा लेके आए, ये सारे का सारा सेटअप तैयार किया, 1+3 1+2 जो भी कह लें आप, ये उनका काम था जो फवाद चौधरी साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बता दिया। अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते होते थे जब अक्टूबर 99 का हुआ कि वो फौज का फैसला नहीं था बल्कि 1+3 का था, और उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो तो जमीन में उतरे हैं, तो मार्शल लॉ लग चुका था, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो चुके थे, उस वक्त सब कुछ कंट्रोल जो है वो जो ग्राउंड पे कोर कमांडर्स थे वो संभाल चुके थे। तो इसलिए जी मेरा बड़ा है कि जाहिर है अब आप इसको ये कहेंगे
कि हम उसका इंतजार करना चाहिए। जनाब आसिम मुनीर साहब के फैसलों का अभी उनको मैं फिर कहूंगा कि अगर कंपेयर करें आप 29 नवंबर के सूरत हाल 29 नवंबर से पहले की और उसके बाद की, तो जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को आइसोलेट कर लेगी और किसी किस्म की पॉलिटिक्स में और अगले सियासी मंजरनामे में सियासी नक्शा क्या है बिल्कुल वो गिव अप कर देगी और कहेगी ठीक है जी आप जो मर्जी कर लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ना ही प्रैक्टिकली मुमकिन है और ना ही अदरवाइज ये मुमकिन है, क्योंकि ये पाकिस्तान उन रियासतों में शामिल है जहां पे फौज का, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का एक बहुत ही तगड़ा रोल है। आप उसको, उस रोल को खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो तवील अरसे तक चले और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी इतनी मैच्योर हो जाए कि वो अपने फैसले खुद करने लग जाए, तब ये जाके मामला होगा। अभी भी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिंडी की तरफ देख रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पिंडी की तरफ देख रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये ताकतवर लोगों का, ताकतवर हलकों का, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का, मिलिट्री लीडरशिप का काम है कि वो उस मुल्क को बहरान से निकाले। और बात भी दुरुस्त है, बात भी ये गलत नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, सियासी जमातें, वो इतनी ना तगड़ी हैं, ना ही उनके असाब इतने तगड़े हैं कि वो आपस में इनका एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे की ऑडियोज वीडियोज पे तो ये खेल रहे हैं। अगला इलेक्शन इन्होंने लड़ना है वो ऑडियोज वीडियोज पे लड़ना है, मंशूर है नहीं, कुछ सत्यानाश हो चुका है। तो ये वो मामलात हैं। इसलिए जहां आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहरहाल जी हमारे सिपा सलार हैं, अफवाज पाकिस्तान, हमारा जवान अफसर जो शहादतें दे रहे हैं, जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनसे तो कोई हमारा गिला नहीं है, उनसे तो किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है। और वो भी मिलिट्री अपनी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये हैं तो हमारी अपनी फैमिलीज हैं, हमारे ही सोसाइटीज हैं, कोई ये बाहर से तो आए नहीं, क्योंकि वर्दी तो एक फैमिली हेड ने पहनी होती है ना, बाकी तो सारे सिविलियन है ना, इसी सोसाइटी से हैं। ऐसा तो नहीं है कि खवातीन बच्चे सब उनकी सोच। तो इसलिए जी टाइम देना चाहिए और मैं खुशगुमानी में मुब्तला हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पुरुमीद हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बाजवा साहब की लेगेसी को जन आसिम मुनीर लेके आगे बढ़ेंगे और जो कुछ उनके खाते में है और जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान इस बहरान का शिकार है उसको ओन करेंगे, ये मैं सोचने के लिए भी तैयार नहीं हूं। बहरहाल एक मैंने बात बतानी थी कि ये चीज है। उसके बाद इस पे जाहिर है जी हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हम, वही बात है ना, नवाज शरीफ साहब के साथ अगर परवेज मुशर्रफ साहब ने एक हरकत की है तो उसकी वजह से आप पूरी की पूरी फौज को, पूरी के पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए को टारगेट नहीं करते होते। तो गलती एक ने की है, बाजवा साहब ने की है, उनके साथ 2-3 जर्नैल वो आज खुद थे नहीं थे, वो रिटायर हो चुके हैं। और अब एक पोर्शन मैं बिल्कुल कहूंगा, एक पोर्शन है उसको मैं स्पॉट फिक्सर्स कहता होता हूँ, वो ये काम करता रहता है और उनका अपना भी जाहिर है, उनके अपने भी वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं और अपनी भी उन्होंने वो बचानी है, अपना भी, अपने आप को भी महफूज रखना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे जिसकी वजह से मुश्किलात आ सकती हैं। वो खैर नवाज शरीफ साहब आए या इमरान खान साहब आए तो उस सूरत में नुकसान पहुंच सकता है उनको जाती तौर पे, अदरवाइज नहीं। इंस्टीट्यूशन के साथ इमरान खान साहब का कोई झगड़ा नहीं है, अफवाज पाकिस्तान के साथ इमरान खान साहब का कोई झगड़ा नहीं है। यही फर्क है नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान पे कि नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ के साथ जो लड़ाई लड़ी, पहले जहांगीर करामत साहब के साथ, उनको रिजाइन करवाया, उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, फिर जब उनको इक़्तिदार मिला तो अक्टूबर 99 से ही उन्होंने काम शुरू किया। फिर क्योंकि ये समझते हैं अफवाज पाकिस्तान और इंस्टीट्यूशन ये समझता है कि पीपल्स पार्टी ने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ कोई बुरा नहीं किया, नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने उनको दोबारा ट्रायल किया और सारे का सारा प्रोसेस करवाया और उनको फांसी के फंदे तक सजा दिलवाई, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, सजा दिलवाई। ये सारी चीजें जो है वो नवाज शरीफ साहब ने करवाई थी। इसलिए वो समझते हैं दोबारा कि अगर दोबारा इनको इक़्तिदार मिला तो ये सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। और इमरान खान साहब अभी भी उस लेवल पे नहीं है, वो अपने आप को रोका हुआ है उन्होंने सिर्फ बाजवा साहब पे और 2-3 जर्नैलों तक। तो ये है। अब आते हैं अगली जो
लेटेस्ट सिचुएशन है कि इंतखाबात, तो इंतखाबात का दौर डाला जा चुका है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैरेलल तैयारियां कर रहा है और उसने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। यानी कि सादा जुबान में आपको बता दूं कि पोलिंग स्टेशंस 1 लाख पोलिंग स्टेशंस होंगे और वो कौन कहाँ होंगे, एक नक्शा तैयार किया है, उसको शेयर किया जा रहा है और पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। 1-1 किलोमीटर के फासले पे पोलिंग स्टेशन होंगे, 1 लाख मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन होंगे और अमला तैयार किया जा रहा है, जुडिशरी ज़ाहिर उसमें आती है, DROs होते हैं, ये सब के सब हो रहे हैं। तो ये पैरेलल सारी चीजें चल रही हैं जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद कुछ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।